युवा साथियों, आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान है डॉक्टर दीप्ति ड्यूंडी। डॉक्टर दीप्ति ड्यूंडी थिएटर की आर्टिस्ट रही हैं, एक फिल्म कलाकार हैं, एक उद्यमी हैं। और आपने, जब हम उद्यमिता की बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, आपने योगा स्टार्टअप शुरू किया है। साथ ही बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आपने पीएचडी की है आईआईटी बॉम्बे से। तो इतनी प्रतिभाशाली कलाकार आज हमारे बीच हैं और आज हम आपकी यात्रा के बारे में जानेंगे कि इतना डाइवर्सिफाइड, इतनी सारी चीज़ें कैसे एक व्यक्ति के भीतर हो सकती हैं और कैसे आपका रुझान थिएटर की तरफ हुआ। और हाल ही में एक फिल्म में आपने बहुत ही सशक्त भूमिका भी निभाई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीप्ति जी इस कार्यक्रम में। धन्यवाद भारती जी। हमारे युवा साथी आपसे बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं और सबसे पहले तो बताएं कि कैसे आपके जीवन की यात्रा शुरू होती है। ग्रेजुएशन आपने किया, आईआईटी बॉम्बे जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से पीएचडी करना अपने आप में बड़ी बात है। तो अपनी यात्रा के बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, तो मेरी यात्रा बहुत इंटरेस्टिंग रही है। मतलब हमेशा से, बचपन से मैं और आज तक मैं अपने आप को एक टर्म जरूर कहती हूँ कि मैं एक लर्नर हूँ। जी, मुझे सीखना, मुझे नई नई चीजें करना बहुत पसंद आता है। तो बचपन हमारा यही था कि जैसे कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होती है कि पापा इंजीनियर हैं, मम्मी टीचर हैं, तो फिर बच्चों का भी वही होता है कि बच्चे इंजीनियर या डॉक्टर ही बनेंगे। और हम लोग अच्छे भी थे पढ़ाई में, तो उस हिसाब से ये रहा कि रुझान था साइंस की तरफ। तो पढ़ते गए, 12वीं में बहुत अच्छे मार्क्स आए, बहुत अच्छे कॉलेज में हमारा एडमिशन हुआ दिल्ली में। ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी। तो हुआ ये था कि हमेशा जैसे जो ये पढ़ाई का जब भी प्रेशर होता था, तो जब मैं स्कूल में भी थी तो मैं गाना गाती थी, मैं म्यूजिक में बहुत एक्टिव थी, मैं जैसे डांस में बहुत एक्टिव थी। तो क्या होता था कि हमेशा वो चीज बैलेंस कर देती थी मेरे पढ़ाई के स्ट्रेस को भी। फिर जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गई तो वहाँ पे मेरा एक्सपोजर हुआ वहाँ का जो थिएटर कल्चर है। जैसे वहाँ स्ट्रीट प्लेज होते हैं, वहाँ पे फैशन शोज होते हैं, डांस परफॉर्मेंसेज होती हैं। तो उस हिसाब से मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई एक्स्ट्रा करिकुलर में भी। वहाँ मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, बहुत अच्छा स्टेज मिला। तो वहाँ से वो रुझान चालू हो चुका था और इतना समझ आ रहा था कि हाँ, मतलब अच्छा लेवल का मैं कर पा रही हूँ। एक होता है कि अपने आप को परखना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे ऐसे एम्बिशंस भी होते हैं कि अरे हम तो ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, बट क्या आप में वो टैलेंट है, उसकी मुझे धीरे धीरे पहचान हो रही थी। लेकिन ये भी था कि पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था मुझे साइंस में। तो उसके बाद ये हुआ कि आगे मैंने मास्टर्स भी किया। फिर हुआ कि गेट का एग्जाम हुआ मेरा, जो कि आईआईटी एडमिशन में काम आता है, और उसमें मैंने उत्तराखंड में टॉप कर दिया। मेरा ऑल इंडिया रैंक 15 आया था और उस हिसाब से फिर मैं आईआईटी बॉम्बे पहुंच गई मास्टर्स के लिए सबसे पहले तो, और फिर पीएचडी। तो जब मैं वहां पहुंची तो अगेन बॉम्बे है, तो वहां पे भी मुझे बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म मिला और कुछ हद तक ऐसा हो गया था कि मैं उसे प्रोफेशनल लेवल पे करना स्टार्ट कर चुकी थी। इन द सेंस कि जैसे वहां पे काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल होता है मुंबई में, वहां पे हमने डांस परफॉर्म किया था। थेस्पो में भी हमने एक थिएटर प्ले परफॉर्म किया। तो इस तरह से वो समझ आ रहा था मुझे कि हाँ, आई एम गुड एट दिस ऑल्सो। तो अब ये था कि पीएचडी फिर मैंने खत्म की और फिर मुझे लगा कि अब एक तरफ होके देखते हैं कि ठीक है, एकेडमिक्स को मैंने काफी एक्सप्लोर कर लिया है, अब मैं इस तरफ जाके देखती हूँ थिएटर। और तब तक मेरा ऐसा हो गया था कि थिएटर का भी 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था। परफॉर्म कर चुके थे बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे। मूड इंडिगो होता है आईआईटी बॉम्बे में, वहां पे मैंने काफी परफॉर्म किया था। वहां के हर थिएटर फॉर्मेट में मैंने परफॉर्म किया था। तो ये सब होते होते लेकिन ऐसा हुआ कि जैसे ही मेरी पीएचडी खत्म हुई, अब इंडस्ट्री में एंटर कैसे करना है ये भी तो नहीं पता है, क्योंकि हमेशा से जब आप पढ़ाई और उसी में रहे हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स में वही लोग हैं। तो मेरे 0 कॉन्टैक्ट्स थे जब मैं निकली। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि एटलीस्ट मेरी पढ़ाई जो थी उसने मुझे एक बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग बैकअप दे दिया था और एक कॉन्फिडेंस दे दिया था कि एक रिस्क मैं ले रही हूँ लाइफ में, बट अगर ये ना चले तो मेरे पास हमेशा मेरी पढ़ाई का एक साथ रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम भूखे मरेंगे। तो ये एक दिमाग में था। तो धीरे धीरे मैंने क्या किया कि जैसे सोशल मीडिया पे आप कास्टिंग कॉल्स देखने लगते हैं। सो ये मैं सबको कहना चाहूंगी, जो भी एक्टिंग फील्ड ट्राई भी करना चाहता है, एक राइट प्लेटफॉर्म के थ्रू जाए, एक राइट मीडियम से जाए। हमेशा हमें थोड़ी डेस्परेशन होती है कि हाँ, अरे अभी सब कुछ मिल जाना चाहिए, एकदम से मुझे फेमस हो जाना चाहिए, बट वो जरूरी नहीं होता है। सबकी एक अपनी जर्नी होती है, हमें अपनी जर्नी किसी और से कंपेयर नहीं करनी चाहिए। और कई बार जैसे मैं ये भी सोच सकती हूँ कि अरे मैंने पहले से कर लिया होता तो आज मैं कहाँ होती। बट मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मेरे इतने वेरिड एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ के, और एक लाइफ है, और मुझे लगता है कि यार उसमें जितने आप एक्सपीरियंसेस ला पाओ, मतलब आपकी लाइफ ये नहीं होनी चाहिए कि अच्छा आप एक चीज आपने कर ली है तो आप पे ठप्पा पड़ गया है कि अब आपको यही करना जरूरी हो गया है। मोस्टली हमारी सोसाइटी भी ऐसे फंक्शन करती है कि लेबल्स, मैं इन्हें लेबल्स कहती हूँ, कि पीएचडी कर लिए तो आपको तो अब प्रोफेसर बनना ही है। ऑफ कोर्स ओपन है हम हर चीज के लिए। तो मैं यही कहूंगी कि आपको राइट चैनल से अपने आप को समझना
बहुत जरूरी है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चीज खुशी देती है और आप किस चीज में आप अच्छा कर सकते हैं। दीप्ति जी, आपका व्यापक अनुभव है विभिन्न क्षेत्रों में, लेकिन मैं थोड़ा थिएटर की बात करूंगा। और फिल्म उद्योग में भी बहुत लोग चाहते हैं, बम्बई पहुंचना एक सपना होता है ऐसे युवा कलाकारों का, उनके लिए किस तरह की सलाह है आपकी? जिसको भी एक्टर बनना है, सबसे पहली बात तो मैं उसे ये कहूंगी कि आप अपनी लाइफ में ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ाइए। हर चीज को आप बहुत गौर से देखिए, क्योंकि मुंबई पहुंचना तो चलो मैं आपको बताऊंगी कैसे स्टेप्स होते हैं, बट सबसे पहले अपने अंदर के एक्टर को आप कैसे उभार सकते हैं इज ऑल्सो अ प्रोसेस जो कि हमेशा आपका चलता रहता है। तो आपको अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। सपोज कोई मुंबई आना चाहता है तो मैं पहले यही कहूंगी कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे जैसे ऐसे बहुत सारे, और इवन इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारे कास्टिंग कॉल्स वाले आपको पोस्टर्स दिखेंगे, आपको ऐसे मैसेजेस दिखेंगे। उसमें भी मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगी कि जब भी आप कोई भी ऐसा पोस्ट देखें, उसमें कई लोग ऐसा करते हैं कि हाँ ठीक है 2 लाख इतने दिन का, 3 लाख, आप कभी भी ना पैसों से ना देख के हमेशा ये टारगेट रखिए कि वो प्रोडक्शन हाउस कैसा है, वो कास्टिंग कॉल किसने पोस्ट की है, पहले आप उसकी जांच करें, उसकी प्रोफाइल में जाके देखें कि वो लोग लेजिट हैं या नहीं है, और उस हिसाब से आप उनके ईमेल आईडी पे अपने फोटोज और अपना जो भी थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, अगर आपके पास थोड़ा बहुत काम नहीं है तो मैं यही कहूंगी कि आप पहले भले ही फ्री में आप काम करें, बट ऐसे शॉर्ट फिल्म्स में या कोई भी अपने आसपास थिएटर ग्रुप होगा उससे आप जुड़े। इस तरह से आप अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। और जैसे शॉर्ट फिल्म्स हो गई, ये परफॉर्मेंसेस हो गई, सो थिएटर ग्रुप से आप जुड़िए बिना एक्सपेक्टेशन की अभी मेरे को इससे बहुत पैसे मिलेंगे, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत लोग इसलिए भी काम नहीं करते हैं कि अच्छा इसमें पैसे नहीं मिल रहे हैं मुझे, बट अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो जीरो से स्टार्ट करना जरूरी है। तो पहले आपने ये जब अप्रोच आप लेंगे कि कास्टिंग कॉल लेजिट है, उनको आपने अप्लाई किया, इफ दे लाइक योर वर्क तो वो आपको बुलाना शुरू कर देंगे। इसमें एक और चीज बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में, पेशेंस रखना। अगेन हमें ऐसा होता है कि अरे मैंने किसी को मेल किया है और उन्होंने रिप्लाई नहीं किया अभी तक, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लोग आपको रिप्लाई करेंगे जब आप किसी चीज में फिट होंगे। तो बार बार उन्हें मैसेज करना, बार बार परेशान करना, वो भी ठीक नहीं होता है। तो ये कुछ प्रोफेशनल कल्चर है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। और जैसे आपने मेल्स किए, वेट करिए, अगर उन्होंने 3 महीने में नहीं बुलाया आप उन्हें फिर से भेजिए अपने फोटोग्राफ्स। तो फोटोग्राफ्स आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स के खिंचाने पड़ेंगे, डिफरेंट लुक्स के अपने खिंचा दीजिए, ताकि कास्टिंग डायरेक्टर को समझ आए कि आपका रेंज ऑफ लुक्स क्या है। और अगर आपके पास वर्क लिंक्स नहीं है तो आप ऐसे मोनोलॉग्स भी रिकॉर्ड कर सकते हैं खुद के, और वो मोनोलॉग्स आप उन्हें भेज सकते हैं। और उसमें भी आप कोशिश करिए कि वैरायटी ऑफ इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस रखें। जी दीप्ति जी, एक नैसर्गिक गुण है अभिनय। हम देखते हैं कि बचपन से ही हर बच्चा एक्टिंग कर रहा होता है, जानबूझकर भी करता है और वैसे भी करता है, स्वतः ही कर रहा होता है। हम जानना चाहते हैं कि यदि इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली जाए तो वो कौन से संस्थान हैं जहां एक व्यक्ति को प्रवेश लेना चाहिए, जहां से एक अच्छा कलाकार बन के वो निकल सके? तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, स्पेशली जो एकदम टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं अभी इंडिया में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है दिल्ली, FTII पुणे है। तो ये 2 जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं। अभी जो भी आप ये एक्टर्स देख रहे हैं, आजकल OTT पे इतने सारे एक्टर्स निकल के आ रहे हैं, वो मोस्टली NSD या FTII के होते हैं। दूसरा ये कि जैसे आपने एकदम सही बात बोली है कि हमें बचपन से हमें वो एक्टिंग होती ही है। जैसे वही बच्चा है तो वो एक्टिंग करता है, अगर उसको कोई चीज नहीं मिल रही है तो वो एक्टिंग करता है ताकि उसे वो मिल जाए, और वो रोने की एक्टिंग करता है, अटेंशन भी सीख करना चाहता है वो। एग्जैक्टली। सो वही अटेंशन, वो सब कुछ हम में है। बस यही होता है कि धीरे धीरे हम एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करना है बोल के, हम एडल्ट बनना है की तरीके से कई बार हम वो अपना वो बचपना और वो चीज छोड़ते जाते हैं और एक पर्टिकुलर ढाल में ढल जाते हैं कि हमें इसी तरह का होना है। तो सबसे पहले तो अपने उन क्वालिटीज को भी उजागर करना बहुत जरूरी है, उनको ही नर्चर करना बहुत जरूरी है। तो ऐसा होता था कि कई बार जैसे मैं भी, क्योंकि अपने आप को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है कि अगर आप रो रहे हैं तो आप कैसे दिख रहे हैं। तो मुझे याद है कि मैं भी कई बार ऐसे ना, जब मुझे एक्टिंग का ये था शौक, तो मैं कई बार रोते रोते अपने आप को शीशे में ही देख लेती थी। हो तो इमोशनली आप रो रहे हो, एक्चुअल में तो असल इमोशन चल रहा है, बट आप फेस कैसा बना रहे हैं, आप कैसे दिख रहे हैं, वो भी देखना बहुत जरूरी है। वो अपने आप को नोटिस करना इज माय मेन पॉइंट, कि खुद को नोटिस करें, ऑब्जर्व करें। और ये जैसे हमने इंस्टीट्यूट्स की बात की है इंडिया के टॉप के, तो उसमें आप अपने स्किल्स को डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। अब हम योगा की बात करते हैं। आपका स्टार्टअप आपने शुरू किया, थोड़ा बताएं कि ये मन में क्यों आया और इसके क्या लाभ हैं और ये किस तरह से आपके जीवन में मददगार साबित हो रहा है? योगा का स्टार्टअप आइडिया तो हमें कोविड में आया,
लेकिन उससे पहले ही मैं 10 साल से फिटनेस और योगा के क्षेत्र में भी काम कर रही थी। और वो हुआ ऐसे कि मतलब जैसे मैं डांसर भी रही हूँ पिछले 20-25 साल से, परफॉर्म करती थी, तो पीएचडी के दौरान ऐसा हुआ कि मैंने ये पाया कि मेरे आसपास एकेडमिक्स में जो लोग होते हैं ना, वो लोग बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं। एंड स्पेशली अगर आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स में हैं, काम कर रहे हैं वहाँ, तो वहाँ पे आपको प्रेशर बहुत रहता है। देयर इज अ कॉम्पिटिशन कि आपको पेपर पब्लिश करने हैं, इस तरह की। तो मैंने देखा आसपास बहुत लोग ऐसे स्ट्रेस्ड हैं और मैं खुद भी ये ऑब्जर्व कर रही थी कि मेरे स्ट्रेस लेवल्स थोड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने एक प्रण लिया कि मैं अब से रोज एक्सरसाइज करूंगी, क्योंकि मैंने ये पाया कि जब भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ या डांस करती हूँ, वो जो एक हैप्पी हार्मोन्स का आपका बॉडी में आते हैं, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, ये हार्मोन्स होते हैं हैप्पी हार्मोन्स, तो उस वजह से वो स्ट्रेस आपको कम फील होता है। तो जब मैंने वहां पे क्लासेस लेना स्टार्ट किया, मैंने अपने आईआईटी में ही क्लासेस लेना स्टार्ट किया। वो भी ऐसे हुआ कि पहले मैं खुद अपना प्रैक्टिस कर रही थी, तो मैंने देखा कि कुछ फीमेल जो वहाँ की स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ जुड़ती गई, और पहले मैं फ्री में क्लासेस लेती थी वहां पे, बिकॉज मुझे अच्छा लगता था कि लोगों की लाइफ में कुछ डिफरेंस आप क्रिएट कर पा रहे हैं। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि मैंने सोचा कि हाँ चलो, अब मैं आई एम गुड एट इट, तो मैं इसको अब मैं प्रोफेशनली क्लासेस लेने लगती हूँ। धीरे धीरे मैंने योगा का भी सर्टिफिकेट लिया फ्रॉम योगा इंस्टीट्यूट मुंबई। ये सर्टिफिकेशन ले लिया था, उसके बाद मैं योगा और फिटनेस सिखाने लग गई थी प्रोफेशनली। और मैं मुंबई में भी काफी एक्टर्स को ट्रेन कर चुकी थी। मैंने जैकलिन फर्नांडिस की एक अभी फिटनेस ब्रांड आया था कुछ साल पहले, उसकी एक एड की कोरियोग्राफी भी करी थी फिटनेस की, और कुछ टीवी एक्टर्स को भी मैं वहां पे ट्रेन कर रही थी। तो वो करते करते ऐसा हुआ कि मेरे 2 और साथी थे आईआईटी से ही, उन्होंने भी कोविड के टाइम पे अपनी जॉब छोड़ी और उन्होंने कहा कि चलो हम ये कुछ योगा फील्ड में करना चाहते हैं। और मैंने कहा कि हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मैं ऐसी फील्ड में हूँ, मैं बहुत पैशनेट हूँ अबाउट स्पेशली वुमेन हेल्थ को लेके भी, तो मैं जरूर जुड़ना चाहूंगी। और इस तरह से हमारा एक स्टार्टअप शुरू किया। लोग उसमें 1-to-1 क्लासेस करते हैं, ग्रुप क्लासेस करते हैं, तो इस तरह से। और हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो यूएस, यूके, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, इन 5 मेजर जगहों से हैं। तो एक साथ कई चीजें आप कर सकते हैं अगर करने की कुव्वत आपके अंदर है जी, और आप प्लान अच्छे से कर सकते हैं। जी। तो युवाओं से क्या कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि बहुत युवा बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक किसी खास फील्ड में एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। देखिए, मैं ये कहूंगी कि आप एक तो खुले मन से कोई भी चीज सीखें। सबसे पहली चीज है कि हमेशा अपने आप को एक लर्नर समझना कि मैं और सीख सकती हूँ। उससे क्या होता है कि जैसे लोग कई बार मुझे पूछते हैं कि आप अपना पैशन कैसे ढूंढे, हम वो एक चीज जो जिसके लिए मैं बनी हूँ, बना हूँ, वो मैं कैसे ढूंढूं। और उसका सिर्फ एक आंसर होता है कि आप जिंदगी में जितनी ज्यादा चीजें पहले तो ट्राई कर सकें, वो करके जरूर देखें। ऐसा नहीं कि लिमिट कर दें अपने आप को। जितना आप ट्राई करेंगे उसमें फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ ये एक चीज है जिसमें मैं बहुत अच्छी हूँ और जो मैं करना चाहूंगी। तो इस तरह से आप पिक कर सकते हैं। और दूसरा ये कि लर्निंग तो कांस्टेंट चलती रहेगी, आपको हमेशा उसमें भी आपको स्किल डेवलपमेंट करते रहना पड़ेगा। अब जैसे अगर मैं योगा सिखा रही हूँ तो उसमें भी मैं और सर्टिफिकेशंस अपने बढ़ाऊंगी ताकि वो जर्नी भी मेरी चलती रहे। और जैसे थिएटर भी है तो कई बार हम कोई वर्कशॉप अटेंड करते हैं, तो इस तरह की चीजें हमेशा, वो लर्निंग शुड नेवर स्टॉप इज वन थिंग। एंड जितना आप ट्राई करेंगे उतना आपको समझ में आएगा कौन सी वो एक चीज है। तो दीप्ति ड्यूंडी जी, आज आप इस कार्यक्रम में आई और युवाओं के साथ आपने बहुत ही अच्छी बातचीत की, बहुत ही प्रेरक बातचीत आपकी रही। और निश्चित तौर पर जो युवा आगे बढ़ना चाहते हैं वो कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र निश्चित करेंगे, और आपने कहा कि आपको ट्राई करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आपने की और अपने को ऑब्जर्व करने की बात जो आपने कही। और हम निश्चित तौर पर यदि मेहनत और लगन से आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर सकेंगे। आपसे इस बातचीत का लाभ हमारे युवा अवश्य उठाएंगे। आपका स्टूडियोज में आने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।